गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं और हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का जो चैप्टर था उसमें हमने भाग 1 पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय का भाग 2। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में जो गवर्नर जनरल और वायसराय इंग्लैंड से बनकर के आए थे उनके बारे हम पढ़ रहे थे। और हमने भाग 1 पढ़ लिया था और आज हमारा भाग 2 है। और भाग 2 में हम देखते हैं जो 12वें नंबर पर जो गवर्नर जनरल बनकर के आया था, क्योंकि 1 से 11 तक जो गवर्नर जनरल और वायसराय बनकर आए थे उनके बारे में हमने भाग नंबर 1 में पढ़ लिया था। तो भाग नंबर 2 में जो चार्ल्स मैटकॉफ बन के आया था उसके बारे में देखते हैं कि ये 1835 से 1836 ईस्वी तक भारत में गवर्नर जनरल बन के रहा था। और इसने समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ था उसको समाप्त कर दिया था। और इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। उसके बाद में लॉर्ड ऑकलैंड जो 1836 से 1842 ईस्वी के मध्य में भारत में रहा था। और 1839 ईस्वी में इसने दिल्ली से कोलकाता तक जो ग्रैंड ट्रंक रोड था उसकी मरम्मत करवाई थी। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो 1838 से 1842 ईस्वी तक चला था, इसे भी लॉर्ड ऑकलैंड ने ही समाप्त करवाया था। और इसमें रणजीत सिंह और शाह सूजा और ये जो लॉर्ड ऑकलैंड था इनके बीच में त्रिदलीय संधि हुई थी। त्रिदलीय संधि के साथ ही आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त भी लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही हुआ था। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 ईस्वी तक भारत में रहा। और इसने 1843 ईस्वी में एक्ट 5 या 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन करने के लिए मतलब ये इसी समय में किया था इन्होंने कि दास प्रथा हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहेगी। तो उसके लिए लॉर्ड एलनबरो ने 1843 ईस्वी में एक्ट 5 एक पारित किया था जिसमें दास प्रथा उन्मूलन के बारे में दिया गया था। लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया था। मतलब लॉर्ड एलनबरो ने क्या है, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध जो थी उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और उसके पश्चात में लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल बनकर के आया था। दोस्तों, ये जो कई गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो इनके कार्यकाल में कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे काम नहीं हुए थे। जो इम्पोर्टेंट काम हुए थे उनके बारे में बता रहा हूँ। और जिन वायसराय और गवर्नर जनरल ने अत्यधिक काम किए थे या ज़्यादा समय तक वो रुके थे, बने रहे थे, तो उनके बारे में भी विस्तृत से जानकारी हम इसमें कवर करते हैं, क्योंकि जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है उसी को इसमें कवर किया जाता है। फालतू की जो बातें हैं उनको नहीं लिया जाता। तो लॉर्ड हार्डिंग जो है 1844 से 1848 तक इस पद पर रहा था। और इसके समय क्या है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और वो युद्ध हुआ था 1845 से 1846 में चला था। और इसमें लाहौर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। मतलब इस युद्ध के पश्चात में अंग्रेजों ने लाहौर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। बाद में 23 दिसंबर 2012 ये जब गवर्नर जनरल नहीं था उसके पश्चात में 1912 में दिल्ली में इनके ऊपर क्या है, बसंत कुमार विश्वास एक हुआ करते थे स्वतंत्रता सेनानी। और उन्होंने रास बिहारी बोस जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नेतृत्व में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था और उस बम से ये जख्मी हो गए थे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रास बिहारी बोस के नेतृत्व में बसंत कुमार ने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम कब फेंका था, वो 23 दिसंबर 2012 को दिल्ली में फेंका था। उसके पश्चात में लॉर्ड डलहौजी, अब ये लॉर्ड डलहौजी जो है लंबे समय तक रहा था, कम से कम 8 से 9 साल। और इसने बहुत से काम किए थे, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रहा। और इसके समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1850 ईस्वी में।
और सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा बर्मा के जो निचला हिस्सा है और पीगू को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो द्वितीय आंग्ल बर्मा का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और उसमें बर्मा का जो नीचे वाला हिस्सा लोअर बर्मा और पीगू को जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके अंदर मिला लिया था। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर इनके अंग्रेजी डॉक्टरों के उसके साथ दुर्व्यवहार का एक आरोप लगाया था। मतलब उन्होंने एक बहाना बनाया था कि हमारे डॉक्टर के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है। इस कारण से 1850 ईस्वी में इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था। तो सिक्किम को भी इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था डलहौजी ने। इसके पश्चात में 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा और इसका उद्देश्य था कि जो भूमि कर रहित है, जो भूमि मतलब कर नहीं देते हैं, ऐसी जागीरों का पता लगाना और उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेना या जो जमींदार हैं उनसे छीन लेना। तो इनाम कमीशन की स्थापना में इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था? जो कर रहित भूमि है, जो किसान भूमि पर खेती कर रहे हैं लेकिन कर नहीं दे रहे हैं, ऐसी भूमि का पता लगा करके उनसे छीन लेना था। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद कर दी थी। जो पहले से इसको पेंशन मिलती थी वो लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी में बंद कर दी थी। सन 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था और उस वक्त में यहाँ का जो नवाब था वो वाजिद अली शाह था। मतलब लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि भाई आप शासन ठीक से नहीं कर रहे हैं, आप अत्याचार कर रहे हैं, जो भी है। तो उसमें कुशासन का आरोप लगाया और नवाब वाजिद शाह से मतलब उसको अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। 1856 ईस्वी में तोप खाने के मुख्यालय इनका कोलकाता में था, उसको मेरठ में ले गए थे, मेरठ में स्थानांतरित कर लिया और सेना का जो मुख्यालय रखा था वो शिमला के अंदर रखा था। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को चालू किया और इसके अनुसार जिलों में एंग्लो बर्नाकुलर स्कूल, प्रत्येक जिले में एंग्लो बर्नाकुलर स्कूल बनाए, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज बनाए। 1857 में तीन प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी इनकी? कोलकाता, मद्रास और मुंबई, इनमें एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्त किया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में और 1857 ईस्वी में 54 से 57 ईस्वी में कई ऐसे कार्य किए थे जो जनता के हित में थे, जैसे स्कूल, कॉलेज या शिक्षा निदेशक। तो इस तरह के कार्य भी लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। जो रेलवे का शुरुआत की थी वो डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में रेल चली थी। और वो रेल कहाँ चली थी? इस समय भारत की जो पहली रेल थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच में लगभग 34 किलोमीटर तक रेल चलाई गई थी। तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में ही मुंबई से थाने तक भारत के अंदर पहली रेल चली थी। इन्हें रेलवे का जनक भी माना जाता है। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया था लॉर्ड डलहौजी ने और इसने पहली भारतीय जो डाक टिकट थी उसका प्रचलन भी, जो डाक टिकट का प्रचलन आजकल जो पोस्ट के लिए किया जाता है, वो भी लॉर्ड डलहौजी के समय से ही शुरू हुआ था, डाक टिकट का प्रचलन। इसने कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली डाक सेवा शुरू की थी। जो पहली डाक जो भेजी थी वो कोलकाता से आगरा के बीच इन्होंने भेजी थी। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो अपनी राजधानी जो गर्मियों के समय में शिमला में रखते थे ये। इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा हुई और लोक सेवा विभाग की स्थापना भी हुई। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई थी और सेवा विभाग की स्थापना भी, लोक सेवा विभाग की स्थापना भी डलहौजी के समय में ही हुई थी। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किया। जो मनुष्यों की बलि दी जाती थी उसने उसको रोकने का प्रयास भी डलहौजी ने किया था। डलहौजी ने भारत के बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया एवं कराची, कोलकाता और मुंबई के बंदरगाहों को आधुनिक बनाने के लिए प्रयास किया था। तो इसने जो बंदरगाह थे, समुद्री किनारे थे जहाँ से व्यापार होता था, उनको विदेशों से व्यापार करने के लिए खोल दिया था। क्योंकि ये खुद विदेशी थे तो इनके जहाज आते जाते थे या दूसरे देशों से भी ये कुछ भी भेजना मंगवाना, तो उसके लिए बंदरगाह खोल दिए थे। और कराची, कोलकाता और मुंबई के जो बंदरगाह थे उनको आधुनिक मतलब थोड़ा अपडेट किया गया उनको। तो इसने खुद ने वो पहल की थी। इसने धारा 90 के तहत
ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार घोषित कर दिया था। मतलब एक कानून बनाया था धारा 90 के अनुसार, जो ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा उसको पैतृक संपत्ति पर अधिकार हो जाएगा। मतलब अंग्रेजी शासन में जो किसी का पिता खेत जमीन कर रहा है तो उस जमीन को उसका पुत्र करेगा, लेकिन ये शर्त थी कि जो भी ये ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा उसके लिए ये नियम पैतृक संपत्ति पर अधिकार का घोषित होगा या माना जाएगा। डलहौजी ने प्रसिद्ध गोद निषेध प्रथा की शुरुआत की थी, और जिसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्य थे सतारा को 1848 में जो महाराष्ट्र में था, मराठों की राजधानी थी, संबलपुर 1849 में बिहार से, बाघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में राजस्थान से, झांसी 1853 में मध्य प्रदेश से, और नागपुर 1854 ईस्वी में, और करौली 1855 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए थे। तो गोद निषेध प्रथा यह है कि किसी राजा कर जो भारतीय राजा थे उस वक्त के, अगर किसी के पुत्र नहीं है तो वो किसी दूसरे दत्तक पुत्र, जो गोद लेने वाले पुत्र होते थे, किसी भाई का या किसी रिश्तेदार के पुत्र को गोद ले लेते थे राजा और उनको सिंहासन पर बैठाते थे। तो उसके लिए निषेध कर दिया कि अगर खुद राजा का पुत्र नहीं है तो वो किसी के भी दूसरे पुत्र को गोद नहीं ले सकता, और मतलब उनके राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं बन सकता। तो इस कारण से लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि अगर किसी का पुत्र गोद लेकर के सिंहासन पर नहीं बैठाया जाएगा तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो किसी भी राजा को गोद नहीं लेने दिया, और जिन राजाओं के पुत्र नहीं थे उस उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। मतलब वहां बिना राजा का वहां निरंकुश राज्य अंग्रेजी शासन के द्वारा किया गया था, और उसमें जो सतारा, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली राजस्थान से, ये इन स्टेटों को मिलाया गया था गोद निषेध प्रथा के तहत। लॉर्ड कैनिंग, उसके पश्चात में लॉर्ड कैनिंग भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय बन के आया, और इसने भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल था। अब देखिए, लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 1864 तक गवर्नर जनरल रहा था, और ये भारत में कंपनी के द्वारा, कंपनी मतलब वही ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल था। अंतिम गवर्नर जनरल था क्योंकि इसके बाद में वायसराय बनकर के आने लगे थे। तो याद रखना, लॉर्ड कैनिंग जो है कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था भारत के अंदर में, जो 1856 से 1864 ईस्वी के बीच में रहा था, तथा ब्रिटिश साम्राज्य सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। मतलब इसको गवर्नर जनरल से हटा करके और ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया, इसको वायसराय बना दिया था, और भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया था। जो भारत का जो पहले गवर्नर जनरल शासन करते थे, वो गवर्नर जनरल को वायसराय के पद पर बदली कर दिया, और सीधा कमांड जो है ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चली गई, कि जो ये इंग्लैंड से बैठकर ही शासन करते थे। इसने 500 से अधिक आय कर लगाए, 500 से अधिक आय पर कर लगा दिए थे। मतलब अगर कोई महीने के साल के 500 रुपये कमाता है तो उसको इनकम टैक्स जो देते हैं वो देना होगा, और आयात पर 10%, अगर किसी कोई सामान आप मंगवाते हो विदेश से तो उस पर 10% कर था, और निर्यात अगर आप भेजते हो तो उस पर 4% कर लॉर्ड कैनिंग ने लगाया था। इसके पश्चात में मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया था, और सन 1859 ईस्वी में अपराध संहिता को लागू कर दिया था। तो ये दंड संहिता के लिए कुछ कानून बनाए थे, उनको पक्के कर दिए थे मैकाले द्वारा, जो प्रारूपित किए गए थे। 1860 ईस्वी में मैकाले द्वारा तैयार भारतीय दंड संहिता 1861 में फौजदारी विधि संहिता का निर्माण किया गया था। तो 1860 ईस्वी में मैकाले द्वारा क्या है, भारतीय दंड संहिता, और 1861 में फौजदारी विधि संहिता का निर्माण किया गया था। उसके इसके समय में ही 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 की क्रांति भी इसी के समय में हुई थी। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय में पारित किया गया था, और धारा 15 के तहत विधवाओं को विवाह का वैधानिक अधिकार मिल गया था। मतलब पहले जो किसी का पति मर जाता था
तो सती प्रथा होती थी। सती प्रथा का अंग्रेज़ों ने उसको कानून बना करके निषेध कर दिया। उसके पश्चात में जो विधवाएँ थी, विधवाओं को शादी करने के लिए भी एक कानून बना दिया और वो धारा 15 के तहत विधवाओं को शादी करने का एक वैधानिक अधिकार दे दिया कि कोई भी विधवा अगर शादी करना चाहती है किसी पुरुष के साथ में तो वो कर सकती है, और ये 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। 1858 का एक्ट पारित किया गया और महारानी विक्टोरिया के अधीन साम्राज्य को घोषित कर दिया गया था। मतलब भारत की जो साम्राज्य थी वो महारानी विक्टोरिया को घोषित कर दिया गया था 1858 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में मुंबई, कोलकाता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। तो यहाँ पर ये विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसके द्वारा की गई थी। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया और इसमें भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कोलकाता, मुंबई, मद्रास में एक-एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। तो ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी अंग्रेजी शासन की, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, और यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी और वो कब की गई थी? 1861 ईस्वी के अंदर में। इसके पश्चात में क्या हुआ? सर जॉन लॉरेंस को वायसराय बनाया गया और 1864 से 1869 ईस्वी के तक ये इस पद पर रहा। तो इसने 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश पर अधिकार किया था। तो सर जॉन लॉरेंस के समय में भूटान ने भारत, जो भारत का हिस्सा ब्रिटिश के अधिकार में था, उन पर अधिकार किया और इसी के समय उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में, बुंदेलखंड राजपूताना में 1868 ईस्वी में से 69 ईस्वी तक भीषण अकाल पड़ा था। मतलब सर जॉन लॉरेंस के समय में 1866 ईस्वी में उड़ीसा में अकाल पड़ा था और 1868 से 69 ईस्वी में बुंदेलखंड और राजपूताना मतलब राजस्थान के अंदर अकाल पड़ा था। और इसने चैंपबेल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना की थी कि जो अकाल से प्रभावित लोग हैं या जो उनको खाना पानी नहीं मिल रहा है, उनकी सप्लाई के लिए एक आयोग मतलब गठित किया था। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। तो 1865 में समुद्री टेलीग्राफ सेवा भी सर जॉन लॉरेंस के समय में ही शुरू हुई थी। इसे हस्तक्षेप नीति का जनक कहा जाता है, मतलब किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं करना। और इस नीति को क्या है, शानदार निष्क्रियता के साथ भी नाम से जाना जाता है। मतलब इसने किसी भी काम में जो कानून बना दिया उसमें हस्तक्षेप नहीं करने की नीति बनाई और इतिहासकारों ने इसे निष्क्रियता के साथ मतलब निष्क्रियता के नाम से भी इसको जाना जाता है कि ये निष्क्रिय राजाओं की या निष्क्रिय शासकों की कार्य था। उसके पश्चात लॉर्ड मेयो वायसराय बना और 1869 से 1872 ईस्वी तक ये रहा। और भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक भी किसको माना जाता है? लॉर्ड मेयो को। वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक लॉर्ड मेयो को माना जाता है। और इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी की थी। तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। इसके समय में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना भी की गई थी। और 1872 में भारत में प्रथम जनगणना भी इसी के समय में की गई थी। प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी, याद रखना। और इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना भी की थी। मेयो की हत्या इसके कार्यकाल मतलब जो इसकी हत्या जो है इसके कार्यकाल के दौरान ही अंडमान निकोबार में एक अफगान द्वारा इसकी लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में लॉर्ड नॉर्थब्रुक को वायसराय बनाया गया और 1872 से 1876 ईस्वी तक ये रहा। और इसने बड़ौदा के मल्हार में गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाकर मद्रास भेज दिया था। कौन? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। उसके पश्चात लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना है और अनावश्यक वैधानिक जो कार्रवाइयों को बंद करना है। मतलब जो जो अनावश्यक कर लगे उनको हटाना है और जो फालतू की कानूनी कार्रवाई होती है उनको बंद करना है। लॉर्ड मेयो का ये घोषणा थी। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट इसी के समय में पारित किया हुआ था और जिसने अंतर्राज्यीय विवाह को मान्यता दी थी। तो नेटिव मैरिट एक्ट के तहत अंतर्राज्यीय विवाह को मान्यता दी गई थी। तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया और वो किया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने और इस एक्ट के तहत में अंतर्राज्यीय विवाह को मान्यता दी गई थी। 1872 ईस्वी में पंजाब में कूका विद्रोह भी इसी के समय में
हुआ था और इसने आयकर को समाप्त कर दिया था और 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन इसी के समय में भी हुआ था और इसी के समय में सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में सुएज नहर खुल गई थी और भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। मतलब अंग्रेजों को सीधा-सीधा फ़ायदा हुआ था व्यापार करने में। तो दोस्तों जो गवर्नर जनरल और वायसराय थे उनके चैप्टर में आज का हमारा ये भाग 2 यहाँ पे समाप्त होता है और भाग 3 हम कल पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना। अब मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं हमारे इस टॉपिक के भाग 3 के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।